बहुत ही करीब है। मैं ये चैप्टर भी तो खत्म करना है ना फिर। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अगेन मेरा सवाल ये है कि आज क्या हुआ है, कोई नीचे रिकवरी प्रोसीजर्स लग रहे हैं, अवाम एकदम से गायब, अवाम रास्ते से आहिस्ता आहिस्ता आ रही है। उन्हें पता है पिछली क्लास से अगली क्लास शिफ्ट होते होते आते आते टाइम लग जाता है। नहीं, मैं बहरहाल कल भी 6 मिनट बाद आया था, तो चलो आज मैं 4 मिनट बाद आ गया क्लास के टाइम से। अब वही नीचे से ऊपर तक का सफर है, रास्ते में कोई मिल जाए तो वो तो खैर। क्या ऑनलाइन के यूजर्स को आवाज और तस्वीर, कैमरा, तीनों चीजें क्लियर हैं? आवाज, स्क्रीन और कैमरा। एक बच्चे ने एक्साइटमेंट में बताया सर बुक मिल गई। पता लगे बाकियों को ना मिली हो और बाकी एकदम से सर फाड़ दें कि ये क्या हुआ। हाँ, हो सकता है वो पूछ रहा हो कि सर बुक मिल गई, क्वेश्चन मार्क। जी, ऑनलाइन वाले हजरात को बुक मिलना शुरू हो गई है। अगर कुछ और को मिल गई है तो वो बता दें। वाह, कॉलेज वाले कल की तकरीर से मुतासिर हो गए। कल की थी, परसों की थी तकरीर? कल। उन्होंने कहा लो जी ये तो ऑनलाइन बेचना शुरू हो गया। नहीं भाई, जल्दी से किताब भेजो, ये तो बच्चों को ऑनलाइन पे लगा देगा, फिर बच्चे फिजिकली नहीं आएंगे कॉलेज। जिनको कल मिली है उनको परसों की भेजी हुई थी। ठीक है, यानी कि कॉलेज एक्शन पहले से ले चुका था और हमने तकरीर जज्बाती बाद में कर दी। लेकिन असल में उस तकरीर का मकसद ये था कि भाई अगर किताब मिलने में देरी भी है तो अगर आप एक ऑनलाइन क्लास में एडमिशन, आपने ऑनलाइन में एडमिशन लिया है तो थोड़ा सा ऑनलाइन वाली आदतें भी तो समझें। ऑनलाइन वाले पीडीएफ से पढ़ते हैं, टैब से पढ़ते हैं। फ्यूचर यही होना चाहिए वैसे, सच्ची बात है, मेरा बड़ा दिल करता है। आएगा इंशाल्लाह ताला। मैं से 3-4 साल पहले कहा करता था कि इस तरह से क्लासें होंगी, कोई सुनता ही नहीं था, हासे लग जाते थे लोगों के। खैर थोड़ा सा कोरोना ने भी हेल्प की इसमें। अदरवाइज ये है कि टीचर ये पुराने दौर को बोर्ड वाले छोड़ते नहीं थे और अब बोर्ड पे आते नहीं है। इतनी जिंदगी आसान हो गई ना, बस एक स्लेट पे बैठ के चीजें लिखते रहो आराम से। पहले वो बोर्ड 5 दफा लिखो, 5 दफा मिटाओ, और वो सारा टीचर मजदूर बना हुआ होता था। अच्छा, फिर मेरे जैसे बंदे को बहाना मिल गया, मैं बोर्ड पे लिखता था, बच्चे कहते थे सर की राइटिंग बड़ी गंदी है। अब मैं इस पे लिखूं राइटिंग गंदी हो तो मैं कहूं बच्चों आपको क्या पता, स्लाइड पे ऐसी ही होती है, गंदी राइटिंग ही होती है स्लाइड पे। जी कोई बात नहीं, चलें, वो तो नए आने वाले उन्हें नहीं ना पता होगा, आप तो पुराने लोग हैं। जी सर, लिंक ही नहीं आया अभी तक, तो फिर आप कैसे? ई रॉन्ग नंबर है जी। तो इन्होंने किसी और से लिंक पकड़ा, तो किसी और के पास कहीं ना कहीं से तो लिंक आया होगा। एक बार कंफर्म कर लें, व्हाट्सएप के ग्रुप्स वगैरह में लिंक है। वैसे हम व्हाट्सएप पे अब तो लिंक नहीं डालते, अब तो लोग वहाँ कैंपस इनसाइड से जाके ज्वाइन करते हैं। एक मिनट मैं देखता हूँ, अगर लिंक नहीं आया तो शायद अभी तक 1-2 बच्चे आए होंगे। 29 बच्चे आए हुए हैं। अच्छा, किताब का लिंक, तो ये जिन बच्चों को किताब मिली है इन्होंने क्या भरा होगा? ठीक है, अगर वहां फॉर्म नहीं आया तो उस नंबर पे अगर आप थोड़ा सा इसमें मदद कर सकते हैं, वो नंबर अगर कहीं से ट्रेस करके ना, जी आपको इंतजामिया की तरफ से एक मैसेज आने लगा है, खास नंबर आपको बताया जाएगा, उस पर आप फिर मैसेज करके बताएं कि आपके साथ क्या मामला पेश आया। आईडी और एड्रेस, अपना स्कैन आईडी, सब्जेक्ट और एड्रेस आपने बताना है। तो उसके बाद इंतजामिया जब उस मैसेज तक पहुंच सकी, बाकी मैसेज से गुजर के। ठीक है सर, आज बुक मिल गई है जी, काफी स्टूडेंट्स बता रहे हैं मिल गई है, लेकिन जिनको नहीं मिली वो अभी भी कोशिश करें कि वो व्हाट्सएप का नंबर हम आपसे शेयर करने लगे हैं वेबिनार पे, तो वो आपने उस पर रब्ता करके बताना है। मैंने फिर कोशिश की, टाइम नहीं गुजरा, टाइम गुजरता ही नहीं है, चैप्टर खत्म हो जाते हैं, टाइम नहीं गुजरता। चैप्टर नंबर 6 हमने शुरू किया था, और शुरू किया था उन बातों से जो हमें पहले से पता थी। ये हमारी चालाकी थी, चैप्टर 7 पढ़ते पढ़ते हमने चैप्टर 6 की बातें कर ली थी।
तो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमने कहा था, परफॉर्मेंस का मतलब ये है कि पार्टीज अपने हिस्से की जिम्मेदारी अदा करते हैं, या कम से कम कोई एक अपनी जिम्मेदारी अदा करने की कोशिश करे, और ना हो सके तो हम कहें लो जी परफॉर्मेंस की कोशिश तो की थी। तो परफॉर्मेंस एक्चुअल भी हो सकती है और अटेम्प्टेड भी। तो हमने कहा पार्टीज या तो परफॉर्म करेंगी या ऑफर टू परफॉर्म करेंगी, टेंडर करेंगी, कोशिश करेंगी परफॉर्म करने की, दूसरा रोक दे तो अब उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो आजाद हो जाएंगी और फिर अदालत में जाके लीगल केस भी कर सकते हैं। थोड़ा सा हम आगे गए थे तो हम लोगों ने देखा था कि एक्चुअल परफॉर्मेंस है जब पार्टीज अपने परफॉर्मेंस अदा कर दें जो भी कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स है उसके मुताबिक, और अटेम्प्टेड ये है कि जब प्रोमिसर ने ऑफर किया हो लेकिन दूसरे बंदे ने उसको एक्सेप्ट ना किया हो। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस को टेंडर भी कहते हैं। एंड पे सवाल जवाब की तरफ भी आते हैं। एक स्टेप आगे बढ़े थे और हमने कहा था एक प्रॉपर टेंडर क्या होगा, एक ऑफर फॉर परफॉर्मेंस कब वैलिड होगी, जब वो अनकंडीशनल हो। अगर उसमें कोई शर्त डाल दी और वो शर्त मुश्किल है तो फिर हम कहेंगे कि नहीं भाई ये तो जो जिस तरह से था उसी के मुताबिक हो, बगैर किसी शर्त के, प्रॉपर टाइम पे हो, प्रॉपर प्लेस पे हो, और प्रोमिसी को दो चीजें आपने फैसिलिटेट करनी है। एक तो ये देख लेना है कि क्या ये दूसरा बंदा अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए फुल फ्लेज रेडी भी है या नहीं, एक ये चीज। और दूसरा हमने ये देखना है कि क्या वो चीजें सही भी हैं जो दी जा रही हैं, यानी कि इतना जरूर टाइम मिलेगा दूसरे बंदे को कि वो एक दफा असर्टन कर सके, जान सके कि क्या उसको प्रोवाइड की गई चीजें कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक ही हैं या नहीं। अब अगर आप कहें मैं तुम्हें ऑरेंजेस देना चाहता हूं, उसने कहा मैं पहले चेक करूंगा फिर ऑरेंजेस लूंगा, और वो अदालत चला जाए जी मैं ऑरेंजेस देने की बात कर रहा था, उसने कहा मैं नहीं लूंगा ऑरेंजेस। वो ऑरेंजेस लेने पे तैयार है लेकिन वो एक दफा चेक करने का अपना राइट इस्तेमाल करना चाह रहा है, ये उसका हक है। इस चीज को हम ये नहीं कहेंगे अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस को रिफ्यूज कर दिया गया। देन हमने कहा था कि सेवरल जॉइंट प्रोमिसेस वगैरह का वही फिर मामला होगा जिस तरह से हमने कहा, उनमें से किसी एक को भी अगर आपने ऑफर टू परफॉर्म कर दिया तो ऐसा कंसिडर किया जाएगा कि आपने उन सबको ऑफर किया। फिर तीन बातें हमने पढ़ी और पढ़ते साथ ही हमें समझ आती गई कि ये बातें हम पहले कहीं ना कहीं पढ़ के आ रहे हैं, तो उनको दोबारा देखने की मैंने समझा जरूर दिया था लेकिन फिर मैंने कहा था समझ आ गई, आप इस पे क्रॉस लगा सकते हैं, इसलिए कि ये बातें कहीं ना कहीं किसी और जगह आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझ के बैठे हुए हैं। इस पे क्रॉस लगाने के बाद हम आगे गए थे और फिर मैंने आपको कहा था कि एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट बेसिकली कहते हैं एलोकेशन ऑफ पेमेंट। अगर एक बंदे के एक से ज्यादा डेट्स हो और वो कोई पेमेंट कर दे तो सवाल ये है कि वो पेमेंट कौन से वाले डेट की है। जवाब ये है कि स्टेप 1 वो पेमेंट करने वाला बताए कि ये कौन सी पेमेंट है। अगर वो बताए तो हम उसको एलोकेट करेंगे। अगर वो खामोश है तो स्टेप 2 ये है कि फिर जो क्रेडिटर है, वो जो जिसके पैसे जिसको मिलने थे पैसे, वो डिसाइड करे कि वो किस जगह एलोकेट करना चाहता है, और इवन वो उस वक्त एलोकेट करते करते किसी पुरानी पेमेंट जो कि टाइम बार्ड हो चुकी है, लेट हो चुकी है काफी, वो उसको भी कर सकता है। लेकिन अगर कोई डिस्प्यूटेड पेमेंट है, किसी पे लीगल केस चल रहा है, उसको एलोकेट नहीं कर सकता, वो तो अदालत ही बताएगी कि एलोकेट हो सकते हैं। तीसरा रूल, ना उसने बताया ना इसने बताया, मामला अचानक से किसी भी वजह से अदालत में पहुंच गया, अब हमने देखना है कि वो पैसे किस चीज के दिए गए थे। तो फिर नॉर्मल रूल ये है कि हम देखेंगे टाइम प्रायोरिटी क्या है, पहले कौन सा था बाद में कौन सा। तो जो पहले वाला था वो पहले सेटल होगा, जो बाद वाला था वो बाद में सेटल होगा। फिर हमने कहा कि प्रिंसिपल और मार्कअप दोनों इकट्ठे हो और पेमेंट आ जाए एक इकट्ठी जिसमें कुछ प्रिंसिपल और कुछ मार्कअप की ख्वाहिश है, तो पहले हम मार्कअप सारा साफ करेंगे फिर प्रिंसिपल के अगेंस्ट एंट्री करेंगे। डन। ये हम लोगों ने सारी बातें कल पढ़ी थी, बहुत ज्यादा बातें नहीं थी लेकिन हमने जरा थोड़ा सा फैला के तसल्ली से समझ समझ के की थी। फिजिकल हाजरीन का सवाल मीनवाइल ऑनलाइन वाले अपने कमेंट्स लिखते रहे, जब फिजिकल के सवाल खत्म होंगे तो उस वक्त तक के आए हुए मैं ऑनलाइन सवालों को आंसर कर रहूंगा। किबला का एक सवाल, सर अगर एक शख्स प्रॉमिस अपना फुलफिल करने की कोशिश करता है, ठीक है, और किसी थर्ड पार्टी के इंटरफेरेंस की वजह से वो फुलफिल नहीं कर पाता, ठीक है, तो उसकी जी सवाल ये है कि अगर एक बंदा परफॉर्म करना चाहता है और दूसरा बंदा उसे नहीं रोक रहा लेकिन कोई तीसरा बंदा रोक देता है या कोई और बंदा बीच में रुकावट बन जाता है, तो ऐसे में ये फिर मतलब इसमें उस पार्टी का कसूर नहीं माना जाएगा जिसको आप परफॉर्मेंस देने की कोशिश कर रहे थे। कभी कभी परफॉर्मेंस किसी वजह से इम्पॉसिबल हो जाती है, कभी कभी परफॉर्मेंस में कुछ रुकावट आ जाती है। आज हम देखेंगे कि परफॉर्मेंस अगर इम्पॉसिबल हो जाए तो क्या है, अगर परफॉर्मेंस मुश्किल हो जाए तो क्या होगा। तो ऐसे में जिस और बंदे ने तकलीफ पहुंचाई है वो इसका और इसका पर्सनल मामला है, उस गरीब का कोई कसूर नहीं जो इंतजार कर रहा है कि मेरे ऑरेंजेस आएंगे। जी
जॉइंट प्रॉमिस को में से किसी एक को ऑफर की गई है परफॉर्मेंस की, अगर जॉइंट प्रोमिसेस में से किसी एक को ऑफर की गई है तो, और एक उनमें से वो इनकार कर दे तो सबकी तरफ से इनकार हो जाएगा जी अब अगर हमने उन सब में से किसी एक को ऑफर किया और वो एक इनकार कर दे तो हम ये समझेंगे कि वो उसने सबके बिहाफ पे इनकार किया, क्योंकि वो सब कलेक्टिवली जॉइंट एंड सेवरल लायबल हैं। वो एक उनकी नुमाइंदगी तो कर रहा है। अब मेरे पे क्या मुसीबत है कि मैं हर बंदे के घर जाके दरवाजा खटखटाऊं और उसको कहूं मैं परफॉर्मेंस देने के लिए आ रहा हूं। मैं उनमें से किसी एक को भी परफॉर्मेंस दे दूं तो मेरी तरफ से परफॉर्मेंस हो जाएगी, और उनमें से किसी एक को भी परफॉर्मेंस दूं और वो इनकार कर दे तो मैं समझूंगा उन जॉइंट प्रोमिसेस की वजह से मुझे इनकार हुआ है। जी क्लियर हो गया सर। अगर आप पेमेंट जो कर रहे हैं वो बता देता है कि मैंने इस चीज की की है लेकिन उसकी प्रीवियस को डेट्स हैं, ठीक है, तो क्या वो खुद से एडजस्ट कर सकता है पुराने में? जी अगर पेमेंट करने वाला पेमेंट करते हुए बता दे कि ये पेमेंट फलाना डेट की है, जबकि क्रेडिटर के पास उसके कुछ पुराने डेट्स भी हैं, तो असूलन क्रेडिटर को पहले उससे बार्गेन करनी चाहिए और उससे कहना चाहिए देखो यार तुम्हारे पुराने ड्यूज भी रहते हैं, पहले मुझे वो क्लियर कर दो। उसके साथ बातचीत करके उसको कन्विंस करे ताकि उस पेमेंट को पुराने पे लोकेट करे। बट लॉ का कानून ये है कि अगर ज्यादा डेट्स रहते हैं और आपने कोई एक पेमेंट कर दी तो वो पेमेंट करने वाले ने अगर बता दिया तो आप एलोकेट उसी के हिसाब से करेंगे। गौर से देखें तो अगर एक बंदे ने दूसरे के 10 लाख देने हैं 5 ट्रांजेक्शन्स के और वो 2 लाख दे रहा है, तो टेक्निकली तो वो 2 लाख दे रहा है ना। अब वो 2 लाख ट्रांजेक्शन ए को एलोकेट हो, बी को एलोकेट हो या सी को एलोकेट हो, अल्टीमेटली क्रेडिटर का नफा नुकसान बराबर है। तो क्रेडिटर की ख्वाहिश ही होनी चाहिए कि कहे यार पहली पेमेंट पहली वाली पेमेंट की हो, ताकि पीछे से मामला क्लियर होता चला जाए। लेकिन अगर पेमेंट करने वाले ने कहा मैं 5 में से 5वीं वाली पेमेंट जो सबसे आखिरी थी वो मैं सबसे पहले करना चाहता हूं, तो आप उसको जोर नहीं दे सकते और आप उसको एलोकेट उसी के अगेंस्ट करेंगे, क्योंकि क्रेडिटर को पहले भी 2 लाख मिलने थे, अभी भी 2 लाख मिले। तो यहाँ लॉ ने पहला ऑप्शन दिया है पेमेंट करने वाले को वो स्पेसिफाई करे, और अगर वो नहीं करता तो फिर क्रेडिटर स्पेसिफाई करे। कुछ जगह तो क्रेडिट इतना डाढ़ा होता है कि उसे कहने ही नहीं देता। जैसे आप नीचे जाके पेमेंट करते हुए आप कहेंगे मैं फलाना की कर रहा हूँ, कहेंगे भाई एक मिनट हौसला, हमने डिसाइड करना है कि कौन सी पेमेंट है, पैसे दे दिए निकलने वाली करो। हाँ, तो इसका मतलब यही हुआ कि यहाँ पे अगर क्रेडिटर उसको रोक देता है और उसको थोड़ा सा फोर्स करता है कि नहीं भाई इस तरह से नहीं उस तरह से करो, तो वो उनका आपस का जाती मामला है। कानून ने हमें बता दिया कि पेमेंट करने वाला अगर बता रहा है कि ये पेमेंट किस चीज की है तो पेमेंट उसी चीज को एलोकेट होनी चाहिए लीगली। कल को अदालत में जाके आप कह सकते हैं जी मैं चाह रहा था कि मैं पेमेंट लॉ की करूं, कॉलेज वाले खामखा कॉस्ट अकाउंटिंग में फिट कर रहे थे उसे, तो अदालत में आपके पास ये राइट है। लेकिन अदालत जाने का खर्चा कॉलेज की फीस से ज्यादा है, पता लगे आप अदालत पहुंचे हुए हो कि जी कॉलेज ने हमारी फीस गलत एलोकेट की है। ठीक है जी, सवाल ये है कि कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर टाइम पे होना चाहिए और दूसरे मुल्क का नुमाइंदा जो कि वहां का टाइम डिफरेंट है, यहाँ का टाइम डिफरेंट है। पहली बात ये है कि जब आप एक ऐसा मुआहदा कर रहे होते हैं जिसकी परफॉर्मेंस किसी दूसरे मुल्क में होनी होती है तो फिर ऑब्वियसली रीजनेबल टाइम की डेफिनेशन बदल जाती है। जैसे पाकिस्तानी कॉल सेंटर से जब दूसरे मुल्कों को कॉल की जाती है तो हम यहाँ रात के 2 बजे 3 बजे कॉल्स कर रहे होते हैं और दूसरे मुल्क में वो दिन का टाइम होता है। तो फिर जो प्रॉपर टाइम है ये बेसिकली रीजनेबल टाइम को कहते हैं। और रीजनेबल टाइम क्या है? जहां कॉन्ट्रैक्ट ने परफॉर्म होना है उस इलाके में उस जगह जिस टाइम को अमूमी तौर पर रीजनेबल कहा जाता है। हर बिजनेस का रीजनेबल टाइम भी फर्क होता है। फॉर एग्जाम्पल एक सीए फाइनल का स्टूडेंट हो, मैं उसे कहूँ यार तुमने रीजनेबल टाइम पे आके मेरे से मिलना है और वो सुबह 11 बजे आ जाए तो मैं कहूंगा यार खुदा का खौफ करो, तुम तो फाइनल के स्टूडेंट हो, मैं जब फाइनल के कैंपस में शाम में जाऊंगा वहां आके मेरे से मिलो, अभी तो मॉर्निंग के बच्चों का टाइम है। अब फाइनल के लिए रीजनेबल टाइम की डेफिनेशन ऑटोमेटिकली हो गई शाम 6 के बाद। अगर मॉर्निंग में एक बच्चा कहे सर वो मुझे आपसे एक वो बात पूछनी है, मैं कहूँ अच्छा यार रीजनेबल टाइम में मेरे से पूछ लेना, और वो बच्चा रात 11 बजे जो मेरे से आके सवाल पूछे तो मैं कहूंगा यार भाई रीजनेबल टाइम तो आपका जो दिन वाला टाइम था वो, तो एक ही सेक्टर में आप देखिए रीजनेबल का वर्ड चेंज हो गया। तो जो वर्ड रीजनेबल है ना ये बड़ा सेंसिटिव वर्ड है। तो जब हम प्रॉपर प्लेस की बात भी करते हैं तो प्रॉपर प्लेस से क्या मुराद है? या बताई गई हो तो वो प्लेस, नहीं बताई गई हो तो रीजनेबल प्लेस। जब प्रॉपर टाइम कहते हैं तो उसका क्या मतलब है? जो टाइम बताया हो वो, और ना बताया हो जो उस इलाके में उस तरह के बिजनेस में रीजनेबल टाइम होता है उस पे परफॉर्मेंस दी जाएगी। जी फिजिकल हाजरीन, कल जितना हमने पढ़ा अगर आप देखें तो ये वाले चैप्टर्स बड़ा कॉमन सेंस वाली बातें कर रहे हैं। ले जी
ब्रैकेट में एक बात लिखी हुई है, हमने कहा कि परफॉर्मेंस देने वाले को परफॉर्मेंस देनी चाहिए अनलेस कि इट इज डिस्पेंस विद, उसको लॉ ने रिलैक्सेशन दे दी हो। हम आज पढ़ रहे होंगे कि कुछ जगह कानून कहता है मत दो परफॉर्मेंस, तो अगर कानून ने खुद आपको कह दिया कि देखो यहां मत परफॉर्मेंस देना, तो वहां आप आजाद हो जाते हैं। वो ऑटोमेटिकली फिर कॉन्ट्रैक्ट वो पॉसिबल नहीं रहता। ये ऐसे ही है जैसे एक बंदा अगर मर गया और पर्सनल स्किल्स का कॉन्ट्रैक्ट था, तो बच्चों पे वाजिब नहीं है परफॉर्मेंस देना। तो परफॉर्मेंस हमेशा देनी चाहिए अनलेस वहां जहां लॉ ने परफॉर्मेंस देना आपको मना कर दिया हो, जहां लॉ ने खुद से आपको रिलैक्सेशन दे दी कि अब आपकी परफॉर्मेंस नहीं बनती, तो वहां आप आजाद हैं। अदरवाइज हमेशा परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है। जी, फिजिकल हाजिरीन के फिजिकल सवाल ऑल क्लियर? पक्का सारी बातें समझ आ रही हैं? ऑनलाइन यूजर्स के अभी तक मेरे पास 1152 तक आए हुए सवालों को मैं देखूंगा। पहला सवाल, सर चैप्टर कौन सा है? चैप्टर 6। सर चैप्टर की स्टार्ट लाइन से 3 लाइन के नीचे ब्रैकेट वाली लाइन, अभी थोड़ी देर पहले भाई ने यही वाले अल्फाज पूछे हैं, डिस्पेंस विद वाली, वो मैंने अभी एक्सप्लेन किए। सर एसेंशियल्स ऑफ वैलिड टेंडर का लास्ट पॉइंट कौन सा है? लास्ट पॉइंट जॉइंट प्रोमिसर, ठीक है, ये भी बीच में बात हुई, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। अगर एक बंदे ने 4 बंदों से बैक वक्त कॉन्ट्रैक्ट किया है, ABCD 4 बंदे और मिस्टर एक्स ने उन चारों से कॉन्ट्रैक्ट किया है और इसने उन्हें परफॉर्मेंस देनी है, तो ये उनमें से किसी एक से भी राब्ता करके कह सकता है मैं परफॉर्मेंस देने के लिए आ रहा हूं, क्या तुम कबूल करने के लिए तैयार हो? और उनमें से अगर एक भी इनकार कर दे तो आप समझेंगे कि आपकी परफॉर्मेंस को उन लोगों ने इनकार कर दिया। तो आपके पास ये इख्तियार है कि आप उनमें से किसी एक को पकड़ के उसको कह सकते हैं जी हम परफॉर्म करने के लिए आ रहे हैं। अगर वो ये कह दे कि मैं इस वक्त अवेलेबल नहीं हूं, दूसरे से कांटेक्ट करूं। जी, अब अगेन वही बात है कि अगर तो वो रीजनेबल टाइम रीजनेबल बिजनेस प्लेस पे दिया है और चूंकि वो जॉइंट प्रोमिसर्स थे, तो चूंकि वो जॉइंट प्रोमिसर्स हैं तो उन सबको आपके लिए अवेलेबल होना चाहिए। अगर ऐसा था कि वो अवेलेबल नहीं रह सकते थे तो उन्हें जॉइंट प्रोमिस नहीं करना चाहिए था, उन्हें चाहिए था वो बंदा आके प्रॉमिस करता जो आपकी बात सुनने के लिए तैयार होता। तो जॉइंट प्रोमिस के केस में आपको ये आजादी है कि आप उनमें से किसी एक को भी, याद है वो जो क्रेडिटर ने किसी एक बंदे से सारे पैसे ले लिए थे, फिर वो एक बंदा बाकी सबसे 2-2 लाख रुपए मांगता फिर रहा था, याद है वो वाली एग्जांपल? तो ये उसी तरह का केस यहाँ पे बनता है। देन सर टेंडर इज एन अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, तो क्या इससे अनकंप्लीट प्रॉमिस कह सकते हैं? असल में पता है अनकंप्लीट प्रॉमिस के अल्फाज थोड़ा सा कुछ और सजेस्ट कर रहे हैं। अनकंप्लीट या बेसिकली इनकंप्लीट प्रॉमिस का मतलब होगा ऐसा प्रॉमिस जो अधूरा रह गया बेचारा। अब पता नहीं क्यों अधूरा रह गया, हो सकता है बिजली गिर गई हो, बंदा मर गया हो, इम्पॉसिबल हो गया हो, कुछ भी वजह हो सकती है। तो टेंडर या अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस का मतलब बड़ा क्लियर होता है कि एक दफा कोशिश की गई है परफॉर्म करने की और आगे से कोई रुकावट हो गई है। तो ये बेसिकली इस तरह से। सर नीदर पार्टी मेक्स एन अप्रोप्रिएशन की लास्ट लाइन, अगर दोनों की दोनों पार्टीज नहीं अप्रोप्रिएशन करती तो फिर हम ऑर्डर ऑफ टाइम फॉलो करते हैं, और लास्ट लाइन में टाइम बार्ड वाली बात तो नहीं लिखी हुई। ठीक है, ये सबसे आखिरी लाइन अगर आप इसे कह रहे हैं तो अगर एक जगह पे आपका प्रिंसिपल मार्कअप दोनों ड्यू हुए हैं, आपने पैसे देने हैं, तो पहले वो पैसे मार्कअप में एडजस्ट होंगे, फिर जो बच गए वो प्रिंसिपल में एडजस्ट होंगे। ये एक नॉर्मल यूनिवर्सल रूल है। हाँ, अगर पार्टीज ने खुद से कुछ और तय कर लिया है तो वो एक अलग चक्कर है। जनरल रूल यही है कि पहले मार्कअप बाद में प्रिंसिपल। सर परफॉर्मेंस की डेफिनेशन में अनलेस वाला सेंटेंस, ठीक है, वो अनलेस वाला एक भाई ने पूछा कि परफॉर्मेंस देनी वाजिब है अनलेस के कानून ने आपको मना कर दिया और रिलैक्स कर दिया, और डिस्पेंस विद का मतलब है आपको छोड़ दिया हो, माफ कर दिया हो, आपको छुट्टी दे दी हो परफॉर्मेंस देने से। जैसे मैंने कहा कि एक बंदा अगर मर गया और पर्सनल स्किल्स का था तो उसके बच्चों को माफी है कि तुम लोगों ने परफॉर्मेंस नहीं देनी। तो कुछ जगह लॉ हमें मना कर देता है परफॉर्मेंस देने से। जहां लॉ ने मना कर दिया हम मना हो जाएंगे, जहां लॉ ने मना नहीं किया वहां पे हमें परफॉर्मेंस देनी जरूरी है। सर अनकंडीशनल समझा दे, आखिरी सवाल था जो 1152 तक आए हुए थे सवाल। अनकंडीशनल कहने का मतलब है कि अगर परफॉर्मेंस देने वाला दूसरे बंदे को कॉल करके कहे कि अगर फलाना ऐसे करके वैसे हो गया तो फिर मैं तुम्हें परफॉर्मेंस दूंगा, ये कोई परफॉर्मेंस नहीं होती, या ये कोई अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस नहीं होती जिसमें आपको 4 शर्तें लगा दें।
अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस होती है आप दूसरे को राब्ता करके कहें मैं परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार हूं, एब्सोल्यूट अनकंडीशनल, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर कट सेंटेंस होना चाहिए, मैं इस टाइम पे इस जगह तुम्हें परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार हूं, बताओ आ जाऊं। तो टाइम भी रीजनेबल हो, प्लेस भी रीजनेबल हो, और ये जुमला भी बड़ा क्लियर कट बता रहा हो इंटेंशन को कि आप वहां पे परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार है, इसमें कोई शर्त वगैरह नहीं होनी चाहिए। डन। टाइम भी बहुत ज्यादा है, पढ़ना पड़ेगा। हाँ हाँ बेचारे बच्चे, ये कहां से आ गया? अच्छा हाँ, हमने ऊपर वाली लाइन, वाह क्या अंदाजा था। इससे आगे मामला शुरू होता है कॉन्ट्रैक्ट्स विच नीड नॉट टू बी परफॉर्म। स्लाइड पे बेचारा थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, जगह ज्यादा थी और हमारे पास नीचे जगह इतनी ज्यादा नहीं थी। वो पहला जुमला जो बार बार आप लोग पूछ रहे हैं, परफॉर्मेंस होनी चाहिए अनलेस कि आपको मना कर दिया गया हो कि परफॉर्मेंस नहीं होनी चाहिए। तो कभी कभी आपका कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है, कई दफा कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें अब कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट टू बी परफॉर्म, अब कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट अपनी ओरिजिनल टर्म समेत खत्म हो जाता है, या तो कोई नया कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है, या वो कॉन्ट्रैक्ट किसी वजह से बेचारा अब हो नहीं सकता। कैसा कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है जो अचानक से पता लगे अब ये हो ही नहीं सकता? अगर इम्पॉसिबल हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट शुरू में तो ठीक था लेकिन बाद में कुछ ऐसी सिचुएशन बनी, मतलब जो चीज सप्लाई करनी थी उसी पे बिजली गिर गई, वही तबाह हो गई, कोई भी ऐसा मामला जिससे अचानक से कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो सकता। तो एक दफा जरा डिस्चार्ज को पढ़ते हैं, डिस्चार्ज की इंग्लिश क्या कहती है? अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी डिस्चार्ज, एक कॉन्ट्रैक्ट को हम कहेंगे कि ये डिस्चार्ज हो गया आइदर बाय परफॉर्मेंस, या तो परफॉर्मेंस हो गई, जब परफॉर्मेंस हो गई तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म, यानी कि डिस्चार्ज का मतलब क्या हुआ? खत्म हो जाना। कॉन्ट्रैक्ट लीगली बाइंडिंग होता है, आपके ऊपर वाजिब है कि आप परफॉर्म करें, अगर आप परफॉर्म ही कर डालें तो फिर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में क्या कहा जाएगा? खत्म हो गया, परफॉर्म हो गया। अब जब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो गया तो इसका मतलब है वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया, डिस्चार्ज का मतलब है उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो लीगल राइट्स थे वो खत्म हो गए। अब जब वो परफॉर्म हो गया तो अब ऐसा नहीं है कि कल को कोई उठ के खामखा उस चीज के ऊपर अदालत में चला जाए, अगर वो सही से परफॉर्म हो गया तो वो डिस्चार्ज है। कुछ और तरीके भी हैं डिस्चार्ज के, तो डिस्चार्ज का मतलब ये है कि जब कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन बिटवीन द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट आर टर्मिनेटेड और कम्स टू एन एंड अदरवाइज, या तो कॉन्ट्रैक्ट जबरदस्ती खत्म हो गया या वाकई खत्म हो गया, कुछ भी ऐसा हुआ जिससे कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच से भी खत्म हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल परफॉर्मेंस से भी खत्म हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस से भी खत्म हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट किसी ऐसी वजह से भी खत्म हो सकता है जैसे हमने कहा बंदा मर गया और पर्सनल स्किल्स वाला कॉन्ट्रैक्ट था, और कुछ और तरीके हमारा लॉ बता रहा होगा कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे कैसे खत्म हो सकता है। तो आज का हमारा टारगेट है कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज कैसे होता है। टेक्निकली इस चैप्टर का नाम होना चाहिए था परफॉर्मेंस एंड डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1 या परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 2 नहीं। और इसीलिए चूंकि इसमें खत्म होने की आगे वाली बात थी तो इसलिए हमने इसको बाद में की और पहले परफॉर्मेंस 2 वाला चैप्टर कवर कर लिया था। तो डिस्चार्ज का मतलब आसान अल्फाज में कॉन्ट्रैक्ट का खत्म हो जाना किसी भी वजह से, परफॉर्मेंस की वजह से, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस की वजह से, कोई इस तरह का मामला जिसमें कानूनी तौर पे वो ना हो सके, इम्पॉसिबल हो जाए, कुछ इस तरह के मामला। तो अब हम देखते हैं कि वो क्या मामला हैं जिनसे कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। डन। कॉन्ट्रैक्ट कैसे कैसे डिस्चार्ज होता है, एक दो ऑप्शंस आपने पहले पढ़ी हुई हैं। अब डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट और कॉन्सेंट, अगर पार्टीज, जो दोनों पार्टीज हैं, वो ये एग्री करें कि वो एक नया कॉन्ट्रैक्ट सब्सटीट्यूट कर देंगे या पिछले वाले को कैंसिल कर देंगे या पिछले वाले को आल्टर कर देंगे, तीन चीजें, पिछले वाले को रिन्यू कर देंगे, पिछले वाले को खत्म कर देंगे या पिछले वाले को आल्टर कर देंगे, तीनों केसेस में पिछला वाला कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ए और बी ने मिल के ये तय किया कि मैं आपको 2 kg ऑरेंज सप्लाई करूंगा और उसने कहा जी मैं आपको 100 रुपए दूंगा। आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया, 25 तारीख को ही कॉन्ट्रैक्ट होना था, 24 तारीख को ए बी के पास पहुंचा, उसने कहा यार वो मैंने ऑरेंजेस देने का वादा किया था, ऑरेंजेस ना इस वक्त मार्केट में मिल नहीं रहे, मैं बड़ा परेशान हूं, मैं तुमसे कॉन्ट्रैक्ट करके फंसा हुआ हूं,
तो देखो कोई मिल बैठ के कोई और सोल्यूशन निकाल सकता है इसका। उसने कहा बड़ा अच्छा किया आ गए तुम, मेरे पास भी 100 रुपए अरेंज नहीं हो रहे थे। मैं खुद शर्मा रहा था कि अगर मैं जाके कहूं मैंने नहीं परफॉर्म करना था तो तुम तो ब्रीच कह के मेरे ऊपर अदालत में केस ले जाओगे। देखो ना तुम खुश ना मैं खुश। एक काम करते हैं, मिल के इस कॉन्ट्रैक्ट को जैसे शुरू किया था वैसे ही खत्म भी कर देते हैं। वही दोनों पार्टीज जिन्होंने बाहमी रजामंदी से कॉन्ट्रैक्ट को स्टार्ट किया था, वही दोनों पार्टीज ये तय कर सकते हैं कि वी आर म्यूचुअली रिस्काइंडिंग द कॉन्ट्रैक्ट। किसी एक पार्टी ने नहीं तोड़ा, किसी एक ने दूसरे का जुल्म नहीं किया, दोनों पार्टीज ने मिलके अपने ही किए हुए कॉन्ट्रैक्ट को खुद ही से ही खत्म कर दिया। तो इस ऑप्शन में जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो जाएगा। इसको हम कहते हैं रेसिशन, कि आपने रिस्काइंड कर दिया कॉन्ट्रैक्ट। आईकेप की किताब ने एक जुमले में 3 प्रिंसिपल्स कवर किए और अगले एक जुमले में 2 प्रिंसिपल्स कवर किए हैं, जिसकी वजह से मैं मजबूर हो गया एक ट्यूटर नोट डालने पे। आप किताब में देखेंगे आपको एक ट्यूटर नोट नजर आएगा। इन 5 अल्फाज को मैंने अलग अलग एक्सप्लेन किया है कि पेपर में हो सकता है सिनेरियो ऐसा है तो आप परेशान ना हो जाएं। तो एक उन्होंने बात की है, उन्होंने कहा या तो म्यूचुअल एग्रीमेंट से खत्म किया जा सकता है, या रिन्यू किया जा सकता है, या चेंज किया जा सकता है। रिन्यू के लिए लफ्ज नोवेशन है और अल्टर के लिए वर्ड अल्ट्रेशन है। ये म्यूचुअल एग्रीमेंट से खत्म करने वाली बात समझ आई। ये हमारी पहली बात है। रेसिशन, कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट ऑफ पार्टीज। पार्टीज ने मिल के ही खुद से कह दिया कि हम इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देते हैं। एक ये तरीका। दूसरा तरीका क्या था? सब्सटीट्यूट कर देने कॉन्ट्रैक्ट। और तीसरा तरीका था नया ही ले आए। जब हम सब्सटीट्यूट की बात करते हैं तो वर्ड नोवेशन हमारे सामने आता है। इसके लिए एक देखते हैं, हमारे पास कोई ब्लैक स्क्रीन है? नहीं, ब्लैक स्क्रीन बनाते हैं, टाइम भी तो गुजारना है ना। नहीं जी, आपके लिए ब्लैक स्क्रीन तैयार कर देते हैं। और बताएं। और रंग वो वाला जो ज्यादा नजर आए। थोड़ा सा मैं बड़ा करके लिख लूंगा ताकि आपको क्लास में भी नजर आए। एक कॉन्ट्रैक्ट था आपका कॉलेज के साथ। कॉलेज को आपने आके कहा कि जी मैंने आपके पास बीलो पढ़ना है 18,000 फीस, मैंने आपके पास कॉस्ट पढ़ना है 18,000 फीस, मैंने आपके पास FR1 पढ़ना है 18,000 फीस, और इनका टोटल मिला के हो गया 40,000। ऐसे ही करते हैं ना आप लोग? अच्छा ठीक है। वो इकट्ठे बल्क डिस्काउंट। तो वो ये कि आपने कहा जी ये 3 सब्जेक्ट मैंने पढ़ने हैं, सारा कुछ है। रिजल्ट आया, आपको पता लगा लॉ 9,500 बच्चों ने दिया और उनमें से 6,000 बच्चे तो फेल हो गए। आपने कहा ये कोई रॉन्ग नंबर है, ये शायद ना मैंने कोई गलत सब्जेक्ट उठा लिया था, ये भाई कोई जिन भूत है, ये अजीब सा। असल में सब्जेक्ट का नाम भी सेम है, पहले भी बीलो होता था, अभी भी बीलो, हालांकि इसका नाम एमलो होना चाहिए था, मर्केंटाइल लॉ। तो इन्होंने अभी नाम भी बीलो कर दिया। तो आपने बीलो के लफ्ज से घबरा के आपने अपनी कुंडली दिखवाई, उन्होंने कहा तुम्हारे ऊपर इस वक्त शनि का जो वो फलाना चल रहा है, और ये बीलो अगर तुमने दे दिया तो बस तुम्हारी किस्मत तो आगे तबाह रहेगी। अब पैसे भी आप दे के बैठे हुए हैं। अब आपने कहा आप क्या हो, किस तरह से हो? आपको ही आपके किसी दोस्त ने कहा यार खामखा बीलो के पीछे पड़े हुए हो, टैक्स बड़ा मजे का सब्जेक्ट है, हो जाता है जल्दी से। ऐसे दोस्त बहुत मिलते हैं, खुद तो तबाह हुए हुए होते हैं लेकिन मशवरा बहुत प्यारा देते हैं। तो आपको एक दोस्त ने मशवरा दिया, आप कॉलेज के पास आए, आपने कहा जी वो मैं शर्मिंदा हूं अपने पुराने फैसले पे। उन्होंने कहा जी अब तो आपके पैसे आ गए हमारे पास, खत्म हो गया। मैंने कहा ठीक है चलो आ गए, अगर मैं एक सब्जेक्ट चेंज कराना चाहूँ या इस तरह से करके, उन्होंने कहा यार पिछले रिकॉर्ड सारा अमेंड करना पड़ेगा, ये वो। एक काम करते हैं तुम्हारी पिछली कैंसिलेशन रजिस्ट्रेशन खत्म कर देता हूँ, एक नई रजिस्ट्रेशन तुम्हारी कर लेता हूँ, बिल कॉस्ट FR और टैक्स, इतने पैसे इस तरह से करके इतने तुम्हारे एडजस्ट हो गए। काम करो तुम 10,000 इजाफी दो और तुम टैक्स पढ़ लो, तुम्हारे साथ एक नया कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। बच्चे ने अपना पिछला कॉन्ट्रैक्ट खुद खत्म करवाया और एक नया कॉन्ट्रैक्ट कॉलेज के साथ किया। अब नए कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक उसके 3 सब्जेक्ट हैं जिनमें बीलो नहीं है, उसकी जगह टैक्स है, और उसने पहले जो 40,000 फीस दी थी उसमें 10,000 ऐड करके अब उसकी टोटल फीस हो गई है 50,000। ये जो हरकत हुई है इसको कहते हैं नोवेशन।
एक नया कॉन्ट्रैक्ट बन गया जिसने पुराने कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया, तो ये नया कॉन्ट्रैक्ट बनते साथ ही पुराना वाला डिस्चार्ज हो जाएगा। अब कॉलेज पाबंद नहीं है आपको बी लॉ पढ़ाने का, ना आप पाबंद हो कि वो 40,000 के हिसाब से उन 3 सब्जेक्ट्स की फी पे की जाए। अब नए कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स के मुताबिक तय किया जाएगा कि कितनी फीस अब आपके जिम्मे है और किस तरह से। इसको कहते हैं नोवेशन। नोवेशन का मतलब है, इनोवेशन सुना है आपने? इनोवेशन क्या होता है? कुछ नई चीज इजाद करना, कुछ इस तरह से। तो नोवेशन होता है कुछ नया। तो नोवेशन का मतलब आपने एक नया कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, नए कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त ही पुराना कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली फौत हो गया। तो अगर पार्टीज बाहमी रजामंदी से एक नए कॉन्ट्रैक्ट को पुराने से सब्स्टिट्यूट कर दें, तब्दील कर दें, चेंज कर दें, तो ये कहलाता है नोवेशन। और नोवेशन का आफ्टर इफेक्ट ये है कि द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट विद द ओरिजिनल टर्म्स क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा। ये है नोवेशन। अब इसी में ही थोड़ी सी चेंजेस करते हैं, इसी कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। अगर आपने ये तय किया हुआ था जी बी लॉ कॉस्ट FR1 18,000 18,000 18,000 और ग्रैंड टोटल डिस्काउंट के साथ 40। खैर पता नहीं, मैं खुद ही से सोच लेता हूँ, आप लोग तो अच्छे लोग, आप तो पूरी फीस जमा कराते हैं। तो बी लॉ कॉस्ट, अच्छा सारे बच्चे दो देख रहे हैं कि पता नहीं कौन से अच्छे लोगों का जिक्र हो रहा है जो पूरी फीस जमा कराते हैं। बी लॉ कॉस्ट FR 18,000 फीस थी। बच्चों को किसी दोस्त ने समझाया यार बी लॉ छोड़ दो, बी लॉ नहीं पास होना, ये जो है ना, वो समझा बी लॉ शादी वही वाला है जो नहीं पास होता था। आपको पता है इस वक्त बी लॉ का सिलेबस और इस वक्त के सी लॉ का सिलेबस, ये दोनों मिला के भी उस पेपर से छोटे हैं जो पहले होता। बड़ा किलर पेपर होता था। 10 अटेम्प्ट्स में एक दफा उसका सेकंड वर्स्ट रिजल्ट आया, वरना हमेशा फर्स्ट वर्स्ट रिजल्ट उसका होता। तो वो मतलब बड़ा जालिम पेपर था। और आई के अपने रखा भी कैफ 3 था, मतलब वो होना चाहिए था कैफ 8 9 वगैरह। वो काफी बड़ा तगड़ा पेपर था। बच्चे भी कहते थे अच्छा गिनती से पेपर उठाने, वो 1 2 3 करके उठा लेते थे और उसके बाद बेचारे वो उस टाइम में भी लॉ देते थे, अगले 3 पेपरों के साथ भी लॉ देते थे, आखिरी 3 के साथ भी लॉ देते थे, फिर एंड पे सिर्फ लॉ रह जाता था। तो वो बड़ा जालिम सा पेपर बना था। अब तो जेन्युइनली बड़ा शुगल हो गया। अभी जब इस क्लास में पोस्ट रिजल्ट के कुछ बच्चे बाद में आएंगे तो वो आपसे बार बार पूछ रहे होंगे बस ये इतना सही है, बस इतना ही रह गया है। उनकी एक्साइटमेंट देखने वाली होगी। हाँ हाँ, ऐसे ही है। वो चैप्टर 10 पहले को 10 सफे का होता था और वो बेचारा शुरू होती खत्म होता। मैंने बताया ना, मैंने डायग्राम डाल के तो उसको दूसरे सफे तक पहुंचाया कि मतलब थोड़ा सा कुछ तो वजन आया उसमें। तो खैर हुआ ये कि बच्चे ने कॉलेज के पास आके कहा जी वो मैंने कागज पे आपको यहाँ जमा कराया था, कागज निकाल लिया, कागज पे लिखा हुआ नजर आया। उसको अपनी शर्मिंदगी उसने एतराफ किया कि जी मैंने गलत फैसला किया था। कॉलेज वाले ने कहा यार अच्छा बताओ अब करना क्या है। आपने कहा एक काम करें, कोई 2-3 हजार रुपए ऊपर लेके सब्जेक्ट बदल दे। मैं नहीं 2-3 हजार ऊपर नहीं, 10,000। अरे नहीं 10 ज्यादा है, तो 5-4। अगर नहीं 8 तो होना चाहिए, चलो जी 6 6.5 पे डन करते हैं। तो हुआ ये कि आपने उनसे कहा आप 6 मेरे से इजाफी ले लें और गल मुकाएं। उसने क्या किया, एक और कलर का बॉल पॉइंट पकड़ा, इसको घिची मिची किया, इसकी जगह लिखा टैक्स, इसको घिची मिची किया, इसकी जगह लिख दिया 46 और नीचे लिख दिया अब आपकी थर्ड इंस्टॉलमेंट जो है वो 6,000 की पेंडिंग है। अच्छा वो नजर ही नहीं आया आपको, रंग ही गलत हो गया। लेकिन जी मैंने ऐसे करके घिची मिची किया था, ऐसे करके टैक्स लिखा था और ऐसे करके इसको 40 को 46 कर दिया था और थर्ड इंस्टॉलमेंट बता दी थी कि अब 6,000 की। ये नोवेशन नहीं हुई है, अल्टरेशन हुई है। ये क्या हुआ है, अल्टरेशन। अल्टरेशन का क्या मतलब हुआ, एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स को बदल दिया जाए लेकिन द ओरिजिनल टर्म्स एंड द ओरिजिनल बातें डिस्चार्ज हो गई है। अब ना इस बच्चे को बी लॉ पढ़ाना कॉलेज की जिम्मेदारी है और ना बी लॉ की फीस देना इसके जिम्मे है। अब इस बच्चे ने 40 नहीं 46,000 जमा कराने हैं और इसको एक तीसरी इंस्टॉलमेंट देने से इसके ड्यूज क्लियर होंगे और इसका बी लॉ साइड पे हो जाएगा और उसकी जगह टैक्स आ जाएगा। ये एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट पे चेंज हुई है, ये अल्टरेशन है। अल्टरेशन हो या नोवेशन हो, दोनों का इफेक्ट सेम है। दोनों में जो पिछली बात है वो खत्म हो जाती है और जो नई बात है वो काबिले कबूल है, लेकिन लीगली स्पीकिंग दोनों की शक्ल में फर्क है। नोवेशन में एक नया कॉन्ट्रैक्ट पुराने को बदल देगा और अल्टरेशन में पुराने ही कॉन्ट्रैक्ट में चेंजेस होंगी
ये बात जहन में रहे कि ये तीनों चीजें अल्ट्रेशन हो, रिसेशन हो या नोवेशन हो, पार्टीज की बाहमी रजामंदी से हो रही है। तो इन सब में द ओरिजिनल टर्म्स डिस्चार्ज हो गई और नई वाली टर्म्स वैलिड है। और रेसेशन में तो सिरे से ही खत्म कर दिया ना, आपने मिलके ही कह लिया कि चलो यार कॉन्ट्रैक्ट ही मुका देते हैं, डन। तो वापस आते हैं, किताब ने एक लाइन में समंदर को समेटने की कोशिश की, हमने वो समंदर फैला के आपको बता दिया। तो अंग्रेजी पढ़ते हैं किताब की। इफ द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट एग्री टू सब्सटीट्यूट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर इट और टू रिस्काइंड और अल्टर इट, द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट बी परफॉर्म, और मैंने ब्रैकेट में लिख दिया कि दैट इज नोवेशन, रिसेशन या अल्ट्रेशन। क्लियर हो गई है? देन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि promisee may dispense with or remit wholly or in part the performance of the promise made to him, or may extend the time for such performance, or may accept instead of it any satisfaction which he thinks fit। अंग्रेजी तो फिर हैवी होती है ना। ए ने बी को ऑरेंजेस सप्लाई करने थे, आसान हो रही है, ठीक है, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। जी, ए ने बी से एक वादा किया था, ए ने बी को देने थे ऑरेंजेस और बी ने देने थे उसे 100 रुपए। अगर बी ए से कहे कि यार देखो तुमने मुझे 1 किलो ऑरेंजेस देने थे, अब मेरी इतनी नीड नहीं रही, मुझे आधा किलो ऑरेंजेस से काम चल जाएगा, ठीक है मैं तुम्हें पैसे पूरे दूंगा, मेरा तुमसे जो वादा है वो अपनी जगह है, लेकिन मुझे 1 किलो नहीं, मुझे आधा किलो दे देना। बी ने ए को खुद ही से रिलैक्स कर दिया, उसने कह दिया है कि अब मुझे तुमसे पूरी परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, तुम इतना हिस्सा छोड़ दो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। यानी उसने अपने हिस्से के 100 रुपए तो पूरे दे दिए, लेकिन उसको कहा कि देखो वादा मेरा 100 का था, लेकिन असल में मुझे ऑरेंजेस अब चाहिए आधा किलो, बाकी आधा किलो खामखा खराब हो जाएंगे, तुम छोड़ दो, आधा किलो मत दो। इसको कहेंगे वेवर। एक पार्टी ने अपने आप को मिलने वाली एक चीज वेव कर दी, छोड़ दी, वेवर। सरेंडर ऑफ अ लीगल राइट बाय एनी पार्टी, एक पार्टी को मिलने वाला कोई राइट उसने खुद से सरेंडर कर दिया। सरेंडर मतलब छोड़ दिया, हाथ उठा दिया, उसने कहा नहीं ठीक है सही है, ये जो है ना आप मत करो, कोई मसला नहीं। तो अगर एक पार्टी खुद ही से अपनी खुशी से दूसरे को परफॉर्मेंस में से कुछ छोड़ दे तो ये वेवर कहलाता है। ये तो वेवर हो गया इसकी तरफ से। फर्ज करें यही वाला मामला होता है ऑरेंजेस का, और ए और बी की आपस में बात हुई होती है ऑरेंजेस सप्लाई करने की। ड्यू डेट पे ए को पता होता कि मार्केट में अब ऑरेंजेस 40 रुपए किलो मिल रहे हैं, और बी बेचारे को भी पता है, लेकिन बी 100 रुपए क्यों दे रहे हैं ए को? कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट लीगल बाइंडिंग है, अब वो बेचारा मजबूर है। तो ऐसे में अगर ए खुद ही उसे कहे यार एक काम करो तुम 60 रुपए दे दो, खैर है कोई बात नहीं, मैंने तुमसे तो तय 100 किए थे, तुम्हें मैं 40 रिमिट कर देता हूँ, तुम्हें 40 छोड़ देता हूँ, तुम्हें रिलैक्स कर देता हूँ, रिबेट दे देता हूँ, डिस्काउंट दे देता हूँ, तो इस चीज को हम कहेंगे रिमिट। एक्सेप्टिंग अ लेस अमाउंट या लेस थिंग्स दैट द इनिशियल अमाउंट एग्रीड। तो अब जुमला ये है कि अगर पार्टीज चाहें तो खुद ही से दूसरे से मिलने वाला कोई राइट या उससे मिलने वाली कोई परफॉर्मेंस या उससे मिलने वाले कोई पैसे या उससे मिलने वाली कोई कंसिडरेशन में खुद ही से कुछ रिलैक्सेशन
दे सकती हैं। दो टेक्निकल वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं। रेमिशन का मतलब है आपने पैसों में डिस्काउंट दे दिया, वेवर का मतलब है आपने किसी राइट को छोड़ दिया, आपको मिलने वाले गुड्स या सर्विसेज में आपने कोई चीज छोड़ दी। ये ऐसे ही है जैसे इंट्रो में आप लोगों ने किया, कॉलेज को पैसे दिए पूरे, आखिरी महीने में आपने कॉलेज वालों से कहा कि जाए हम नहीं पढ़े, हमने आपको छोड़ दिया, आप पाबंद नहीं है, हम जा रहे हैं। ज्यादातर लोग गायब होना शुरू हो गए थे एंड पे। नहीं खैर आप लोगों को तो नहीं पता होगा ज्यादा को, जो इससे पीछे जो बैच था जो पढ़ रहे थे इंट्रो, और जुलाई की 16 को नई स्कीम अचानक से आ गई, उसके बाद बच्चों ने इंट्रो छोड़ना शुरू कर दी। कॉलेज अपनी परफॉर्मेंस दे रहा था, बच्चों ने खुद ही से कहा जाए हमने नहीं पढ़ना। तो जब एक पार्टी खुद ही से अपना एक राइट छोड़ दे, खुद से छोड़ दे, दूसरे ने कोई उसे मजबूर ना किया हो, कुछ और ना हो, तो ऑटोमेटिकली जितना छोड़ा गया है उतना डिस्चार्ज हो गया। बच्चे खुद छोड़ के चले जाएं और बाद में कॉलेज को आके कहें आखिरी एक महीना मैंने क्लासें नहीं लेनी थी, मुझे डिस्काउंट है, या आखिरी एक महीना मैंने नहीं पढ़ा था, मुझे एक महीना जरा इजाफी पढ़ाया जाए, तो हम कहेंगे कि भाई खुदा का खौफ करो, तुम खुद वेव करके गए थे, हम तो परफॉर्मेंस दे रहे थे। तो वेवर का मतलब है जिसमें एक पार्टी खुद से अपना एक राइट छोड़ दे, और जब छोड़ दिया तो छोड़े हुए राइट की लीगल बाइंडिंग नहीं रहेगी, वो राइट डिस्चार्ज हो जाएगा। ऐसे ही है जैसे इसने 100 रुपए के बजाय 60 रुपए कह दिए खुद ही से, अब कल को अदालत में जाके ये नहीं कह सकता बकाया 40 नहीं दिया अभी तक, क्योंकि इसने खुद से वो राइट छोड़ दिया। अब वो जुमला समझ आया जो हमने पढ़ा था, परफॉर्मेंस होनी चाहिए लेकिन अगर सिवाय उसके जहां खुद से कुछ छोड़ दिया जाए। तो 5 बातें हैं। नोवेशन, एक नया कॉन्ट्रैक्ट ले आए, पुराना बदल जाएगा, कई दफा इसमें पार्टी भी नहीं आ जाती है। अल्ट्रेशन, जिससे पुराने में चेंजेस हो जाएं। रेसिशन, जिससे पुराना दोनों पार्टीज मिलके खुद ही से खत्म कर दें। वेवर, जिसमें आप अपने आप को मिलने वाला राइट छोड़ दें। रिमिशन, जिसमें आप अपने आप को मिलने वाले पैसे थोड़े से छोड़ दें। थोड़े भी छोड़े जा सकते हैं, सारे भी छोड़े जा सकते हैं। अब एक दफा वो जुमला पढ़ते हैं जिस जुमले ने सारी बातों को इकट्ठे करने की कोशिश की है। अब प्रोमिजी में डिस्पेंस विद और रिमिट, या छोड़ सकती है या डिस्काउंट दे सकती है। होली और इन पार्ट, या सबका सब या कुछ हिस्सा। द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोमिस मेड टू हिम, जो परफॉर्मेंस होनी थी, और मे एक्सटेंड द टाइम, वो टाइम भी एक्सटेंड कर सकता है परफॉर्मेंस का, और मे एक्सेप्ट इंस्टेड ऑफ इट एनी सेटिस्फेक्शन व्हिच ही थिंक्स फिट, जो उसने तय किया था उसके अलावा अगर कोई और सेटिस्फेक्शन वो तय करे, कि मतलब 100 तय किया था, चलो जी तुम 60 दे दो, तो ये चीज वेवर या रेमिशन कहलाएगी। यहां से भाई का एक सवाल है। बात एक ही हो रही है, असल में कानून बेचारा ना हर चीज को अलग तरीके से डिफाइन करता है, बात एग्जैक्टली एक है। इन 5 केसेस में ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया, सिर्फ शक्ल का फर्क है। एक जगह कॉन्ट्रैक्ट की जगह कॉन्ट्रैक्ट आ गया, एक जगह कॉन्ट्रैक्ट में तरमीम हुई है, एक जगह एक पार्टी ने अपना राइट परफॉर्मेंस के वक्त छोड़ दिया, और एक जगह एक पार्टी ने अपने आप को मिलने वाले पैसे परफॉर्मेंस के वक्त छोड़ दिए हैं। इन 5 केसेस में द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज। तो हाँ, रिमिशन में पैसे छोड़े जा रहे हैं, वेवर में राइट छोड़ा जा रहा है, कोई गुड्स या सर्विसेज जो उसे मिलनी थी वो उसने छोड़ दी। ये दोनों काम भी साइमल्टेनियसली हो सकते हैं। कहने का मतलब है कि ये अलग अलग नाम है जो हमें पता होने चाहिए, और ये मैं बहुत एहतियातन सेफर साइड पे आपको पढ़ा रहा हूँ। हमारी किताब में सिलेबस में ऊपर वाले 2 सेंटेंस है। ये ट्यूटर नोट का मतलब है कि यहाँ ट्यूटर बेचारा जो है ना, ये देखें ट्यूटर की तस्वीर भी बनी हुई है, तो ट्यूटर जो है वो अपने जज्बात का इजहार कर रहा है, और वो ट्यूटर आपको कुछ एक्स्ट्रा बताना चाह रहा है, डर के मारे कि कोई पता नहीं पास पेपर में कोई सवाल ऐसा आए, या कल को आई कैप में पेपर सेटर सोचे कि सारी बातें तो नहीं पता, चलो इनोवेशन का लफ्ज लिख देते हैं, इन्हें तो पता ही होगा। तो आपको इन 5 का फर्क मोटा मोटा क्लियर हो। असूलन सिलेबस का ऐसा ये 5 अल्फाज की डिस्क्रिप्शन नहीं है, सिलेबस का ऐसा ऊपर वाली 2 लाइंस हैं, मैं ऑन सेफर साइड ज्यादा आपको पढ़ा रहा हूँ, और ये टेबल डालने की वजह से भी मैं इसको थोड़ा सा आगे फैला सका। जी क्या ये बात क्लियर है? जी, रेमिशन का मतलब है पैसों का वेवर, आसान अल्फाज में, और सादा वेवर का मतलब है कोई भी राइट्स जो आपको मिलने थे, जैसे आपका राइट था कि आप इंटर की क्लास पढ़ते और बच्चे खुद से वो राइट छोड़ के चले गए, वो वेवर बन जाएगा। डन। तो डिस्चार्ज का एक तरीका हम लोगों ने पढ़ा, अगला तरीका मैं आपको नहीं बताऊंगा। डिस्चार्ज ड्यू टू प्रोमिसी, रिफ्यूजल या नेग्लेक्ट। 5743 दफा ये वाली बात पढ़ चुके हैं आप। परफॉर्म करने वाला परफॉर्म करना चाहता है,
और दूसरे बंदे ने उसे या करने नहीं दिया या एक्सप्रेसली रिफ्यूज कर दिया, तो या ब्रीच कर दी या उसको परफॉर्मेंस करने नहीं दी, तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा और वो अदालत में जाके क्लेम कर देगा कि भाई मुझे पैसे दिलवाए। डन। तो ये मैं आपको नहीं करा रहा, ये आपको ऑलरेडी आता है। भाईजान मुझे आपसे डर बड़ा लगता है, मैं फिर भी पढ़वा देता हूँ। इफ एनी प्रोमिसी neglect or refuse to afford the promiser reasonable facilities for performance, वो परफॉर्मेंस देना चाहता है और आपने इनकार कर दिया उसे, उसको प्रॉपर फैसिलिटेट नहीं किया, the promiser is excused by such neglect, वो प्रोमिसर आजाद हो जाएगा, उसको एक्सक्यूज मिल जाएगा, वो उसको माफी मिल जाएगी, रिलैक्सेशन मिल जाएगी कि अब वो नॉन परफॉर्मेंस करे तो उसका कोई जिम्मेदारी नहीं। वो डिलीवर करना चाहता था, दूसरे ने मना कर दिया, अब वो दूसरा जाके अदालत में ही नहीं कह सकता इसने डिलीवर नहीं की ऑरेंजेस, वो कहेगा मैं करना चाहता था, तुमने मुझे रोक दिया। तो जब दूसरे बंदा अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस को रोक देगा या मना कर देगा, तो फिर पहला बंदा आजाद हो जाएगा, फिर उसको परफॉर्मेंस देने की जरूरत नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो चुका हुआ है। अब उसने डिसाइड ये करना है कि उसने इससे कंपनसेशन किस तरह से क्लेम करनी है। तो ये वाली बात तकरीबन वही है जो हमने 3-4 दफा ऑलरेडी पढ़ ली है। तीसरी ऑप्शन की तरफ आते हैं जो आज का हमारा असल टारगेट है। इसका चार्जर लगाना होगा क्योंकि इसकी स्क्रीन अचानक से धुंधली हुई। नहीं जी, आज के असल टारगेट की तरफ आते हैं। अभी तो शुक्र मुगल चल रहा था। अगर टेबल को निकाल के देखें तो हमने तो बहुत थोड़ा सा पढ़ा है। कहानी को अगले दर्जे में दाखिल करते हैं। डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। अगर परफॉर्मेंस ही इम्पॉसिबल हो जाए, हो गया? इस साइकिल लाइट भी आ गई, ठीक हो गया। डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। मुझे एक बात बताएं, अगर एक चीज इम्पॉसिबल है तो क्या कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो सकेगा? अगर एक एग्रीमेंट ही इम्पॉसिबल है तो वो तो शुरू से ही गलत है। यानी एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट इम्पॉसिबल इन इटसेल्फ इज वॉइड। बट आपको याद होगा हमने वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में फर्क देखा। क्या था वॉइड कॉन्ट्रैक्ट? बाद में। इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्ट बनते समय वो चीज पॉसिबल थी। ए ने बी से कहा था कि मैं तुम्हें ये आल्टो गाड़ी जिसका नंबर ADU 134 है, ये वाली गाड़ी इस इंजन नंबर वाली मैं तुम्हें बेचूंगा और 10 दिन बाद मैं तुम्हें डिलीवर कर दूंगा। 5 दिन बाद एन उस गाड़ी पे बिजली गिर गई और वो गाड़ी ही नहीं रही। एग्रीमेंट वैलिड था। एट द टाइम ऑफ मेकिंग एग्रीमेंट दैट वाज पॉसिबल कि वो गाड़ी बेची जा सकती थी। बट आफ्टर एग्रीमेंट बिफोर परफॉर्मेंस वो गाड़ी तबाह हो गई। तो अब मैं कहूंगा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, था नहीं, हो गया। तो डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस तभी होगी जब बाद में इम्पॉसिबल हो जाए, क्योंकि ये बात तो तय है कि अगर शुरू से इम्पॉसिबल था तो कॉन्ट्रैक्ट तक तो कहानी ही नहीं जानी थी, एग्रीमेंट ही फारिग हो जाना था। तो अब हमने कहा कि इम्पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पहले बताया कि एग्रीमेंट तो होता ही वॉइड है, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन एंड सब्सिक्वेंटली बिकम्स इलीगल या इम्पॉसिबल, शुरू में वैलिड होता है लेकिन बाद में इलीगल हो जाए या बाद में इम्पॉसिबल हो जाए ड्यू टू सम इवेंट विच प्रोमिसर कुड नॉट प्रिवेंट, कुछ ऐसा हुआ है जो वो बेचारा रोक नहीं सकता था, नागहानी आफत आ गई, कुछ भी ऐसा हुआ जो उसके कंट्रोल में नहीं था, उसकी वजह से अब वो इम्पॉसिबल हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वॉइड। लेकिन अगर प्रोमिसर को इम्पॉसिबिलिटी पता थी और उसने जान के छुपाया तो फिर वो लायबल है कंपनसेट करने का। फिर मैं एक वर्ड बोलूंगा, रिस्टोरेशन होगी। यहाँ क्या मतलब होता है इसका? अगर किसी पार्टी ने किसी से भाई गाड़ी का एडवांस लिया हुआ है और उसके बाद गाड़ी पे बिजली गिर जाए और फिर वो जाके कहे जी मेरा एडवांस हो गया कि जी बस वो बिजली उधर से गाड़ी पे गिरी, उधर से तुम्हारा एडवांस भी चल गया। तो ऐसा नहीं है, अगर दोनों पार्टीज ने एक दूसरे से कोई ना कोई बेनिफिट्स लिए हैं तो वो पूरे के पूरे रिस्टोर करने पड़ेंगे। अब आप कहेंगे सर कसूर तो इसमें नहीं है, ये तो किस्मत की बात है, बिजली 6 दिन बाद गिर जाती। तो बस वो जिसकी किस्मत में वो नुकसान था, तो कानून कहता है कि अगर इम्पॉसिबल हो गया तो फिर परफॉर्म नहीं होगा, वॉइड होगा, और अगर कोई बेनिफिट्स लिए जा चुके हैं तो वो रिस्टोर करने पड़ेंगे। एवरी पर्सन इज बाउंड टू रिस्टोर एनी बेनिफिट रिसीव्ड और कंपनसेटेड अर्लियर। डन।
अगर एक एग्रीमेंट बाद में वॉइड प्रूव हो जाए या कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाए, एनीवन हैविंग रिसीव्ड एनी एडवांटेज अंडर दैट इज बाउंड टू रिस्टोर इट और टू मेक कंपनसेशन। ये वही वाली बात जो ऊपर वाली है, थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन की गई है। तो बड़ी ही मजेदार सी हमने बात की है कि अगर एक एग्रीमेंट शुरू में इम्पॉसिबल था तो वॉइड है, लेकिन अगर शुरू में पॉसिबल था तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो गया। बट आगे जाके परफॉर्मेंस से पहले पहले अगर वो इम्पॉसिबल हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा, क्योंकि अब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होने का एक तरीका यह है कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाए ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। यहां वर्ड इम्पॉसिबल पे थोड़ी सी बहस करते हैं। इम्पॉसिबिलिटी से क्या मुराद है? इम्पॉसिबिलिटी कैसे कैसे हो सकती है? आए जरा किताब से पूछते हैं, मिस्टर किताब, इम्पॉसिबल कब होता है? If subject matter is destroyed after formation of contract, subject matter क्या होता है? वो मुद्दा जिसके ऊपर बात हो रही है। तो मुद्दा यहाँ पे है वो गाड़ी, वो गाड़ी पे ही बिजली गिर गई, वो ऑरेंजेस ही बेचारे तबाह हो गए। तो अगर वो मुद्दा, वो सब्जेक्ट मैटर, वो मामला जिसका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, अगर वो ही खत्म हो जाए तो इम्पॉसिबल हो जाएगा। ये बहुत मुश्किल बात तो नहीं? डेथ या पर्सनल इनकैपेसिटी हो जाए उन कॉन्ट्रैक्ट्स में जो पर्सनल नेचर के हैं। एक बंदा जिसने गाना गाने का कॉन्ट्रैक्ट किया था, उसकी डेथ हो गई, अब उसके बच्चे तो नहीं कर सकते परफॉर्म। जिसने गाना गाने का कॉन्ट्रैक्ट किया था, उसकी अगर जबान जाया हो गई तो भी नहीं गा सकता, वॉइड हो गया कॉन्ट्रैक्ट, इम्पॉसिबल हो गया, परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो गया। तो या तो बंदे की डेथ हो जाए या पर्सनल इनकैपेसिटी हो जाए। एक लफ्ज आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी एहतियातन सुन ले, इसको हम कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन का कानून, फ्रस्ट्रेट हो गया है कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट बेचारा अब बावजूद कोशिश के भी परफॉर्म नहीं हो सकता। उस मरे हुए बंदे से गाना गवाना थोड़ा सा जरा ज्यादा टेक्निकली मुश्किल हो गया है, और अगर वो गाना गाने आ गया तो ऑडियंस नहीं सकेगी, या वो बेचारा अब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना चाहे भी तो परफॉर्म नहीं कर सकता ड्यू टू अनफॉर्चुनेटली कुछ इनकैपेसिटी हो गई। बात समझ आ रही है? तो क्यों ना मैं कहूं कि ये वाली बात आपको पहले से पता थी। तो जब ये पता है तो नीचे वाली बात पे भी टिक लगा देता हूं, बाद में पढ़ लेते हैं। ऑन डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, कॉन्ट्रैक्ट्स विद एलियन एनिमीज आर सस्पेंडेड और डिक्लेयर वॉर। कॉन्ट्रैक्ट के बीच में अचानक से वॉर छिड़ पड़ी तो ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट सस्पेंड हो जाएगा या सिरे से ही खत्म हो जाएगा। तो हम कहेंगे अब कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल नहीं रहा क्योंकि वो एलियन एनिमी बन गया। बाद में पॉसिबल हो सकता है जी, एलियन एनिमी, दो मुल्कों के दरमियान जंग छिड़ गई। क्लियर? देन सबसे मुश्किल, if that particular state of thing which forms basis of a contract ceases to exist or occur। मुश्किल से है, ये तो पहली वाली जैसी चीज लग रही है। पहले में सब्जेक्ट मैटर फौत हुआ था, इसमें सब्जेक्ट मैटर फौत नहीं हुआ, मकसद फौत हो गया। सेशन के स्टार्ट में कुछ बच्चों ने BMBS में एडमिशन लिया कॉलेज में, आई के अपने BMBS अपनी स्कीम से ही हटा दिया। BMBS का टीचर भी जिंदा था, BMBS की किताबें भी मौजूद थी, BMBS में जो ज्ञान बांटा जाना था वो भी दुनिया में मौजूद था, और जो उसको पढ़ के बच्चों को समझ आ सकता था वो भी मौजूद था, कॉलेज भी मौजूद था, कॉलेज का कमरा भी मौजूद था, सब कुछ मौजूद था। बट वो वजह खत्म हो गई थी जिसलिए लोग उसमें एडमिशन ले रहे थे। वो वजह क्या थी? उन्हें आईकेप का एग्जाम देना होता था, आईकेप की स्कीम में खत्म। तो सब्जेक्ट मैटर तबाह नहीं हुआ, द थिंग विच फॉर्म्स द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो वजह जिसके लिए लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे वो खत्म हो। अगर एक बंदे ने जाके दूसरे से कहा मैं तुमसे गाड़ी खरीदने लगा हूं क्योंकि गवर्नमेंट का 3 दिन बाद एक रेस वाला इवेंट हो रहा है, उस रेस वाले इवेंट के लिए मैं तुमसे गाड़ी खरीद रहा हूं, और मैं रेस वाले दिन तुमसे गाड़ी लेके जाऊंगा, गाड़ी खरीद के गया और गवर्नमेंट ने वो रेस ही कैंसिल कर दी। गाड़ी जिंदा है, मौजूद है, बट गाड़ी खरीदने की वजह अगर बताई गई थी वो वजह खत्म हो गई है। इफ दैट पर्टिकुलर स्टेट ऑफ थिंग, अगर वो वाली चीज
विच फॉर्म्स बेसिस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, जो वजह बनती उस कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने की। वजह क्या थी? गवर्नमेंट ने रेस अनाउंस की हुई थी। वजह क्या थी? ICAP ने पेपर आपके सिलेबस में डाला हुआ था। जब वो वजह ही खत्म हो गई तो अब वो जो कॉन्ट्रैक्ट जिसको बनाते वक्त आपके पीछे रूट कॉज ये थी, अगर वो रूट कॉज खत्म हो गई है और दूसरे बंदों को पता है कि आप क्यों पढ़ रहे थे, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर आपसे कोई पूछे कॉन्ट्रैक्ट कब इम्पॉसिबल होता है, आप कहेंगे सब्जेक्ट मैटर अगर तबाह हो जाए, या सब्जेक्ट मैटर जिस वजह से आप डील कर रहे थे उसमें वो वजह खत्म हो जाए, या पर्सनल इनकैपेसिटी या बंदे की डेथ हो जाए। और कॉन्ट्रैक्ट कौन सा वाला हो? पर्सनल स्किल्स वाला, बाकी वाले खत्म नहीं होते, ये बात हमने कई दफा की है। या वॉर डिक्लेयर हो जाए और एलियन एनिमी बन जाए और आपने उस एलियन एनिमी के साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ हो। इन चार में से कोई भी वजह बन जाएगी तो मैं कहूंगा ये सबसीक्वेंट इम्पॉसिबल हो गया। इसी तरह से सबसीक्वेंट इलीगैलिटी भी आ जाए। शुरू में आपने जो डील की वो सही थी, लेकिन बाद में कानून चेंज हो गया, तो बाद में भी अगर कानून ने चेंज होकर आपको मना कर दिया तो अब आप उसको ऐसे ही कहेंगे कि ये बाद में इम्पॉसिबल हो गया। मैं बहुत मुश्किल बात तो नहीं कर रहा, अवाम के चेहरे पे एक परेशानी है। इतना तो नहीं पढ़ा हमने। मुझे आपको देख के ना तरस आना शुरू हो जाता है, आप ऐसे ना यूं करके देख रहे हैं। आज तो 15 मिनट पढ़े हैं अभी से घबरा गए। और अगर मैं कहूं बस आगे अगली स्लाइड तक पढ़ेंगे तो आप कहेंगे नहीं सर ये तो बड़ा गलत है। इस स्लाइड के एंड तक पढ़ लेते हैं, चले अगले सफे पे नहीं जाते, आपको ये ना लगे कि आपका चैप्टर खत्म हो गया। जी कल जुम्मे कल टाइम होगा ना तो वो 3 लाइंस के साथ थोड़ा सा पास पेपर देखने की कोशिश करेंगे, बड़ा मजा आएगा। पास पेपर डे सैटरडे, ये कब तय हुआ? ये तो आप लोग गेस वर्क लगा रहे थे। हाँ मैंने कहा था एक हसीन सा दिन जिसमें हम सिर्फ पास पेपर करें। देखते हैं कल आपके चेहरे पे मौजूद बेचारगी को देख के फिर इस पे डिसाइड करेंगे कि सैटरडे को आपके साथ कितना सलूक होना चाहिए। सैटरडे की एक और कंटिजेंसी भी होती है, इधर से मुझे पूछना पड़ेगा क्योंकि पहले भी इन्होंने मेरे से पूछा था सैटरडे की अगर आपकी क्लास नहीं है तो हमने अपनी क्लास लंबी करनी है, तो एक दफा जरा वो भी देख लेते हैं। इफ दैट पर्टिकुलर स्टेट ऑफ थिंग ले जी, ये तो तय हो गया कि इम्पॉसिबल है तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं होगा। एक बात सच्ची सच्ची बताएं, चले मैं इस स्लाइड से आगे नहीं पढ़ाऊंगा, बहुत ज्यादा तो नहीं पढ़े हम, इस पे परेशान तो नहीं है, तो फिर गंदे गंदे से मुंह बना के मासूम से नहीं ऐसे चंगा टीचर होता सी थोड़ा पढ़ाता सी, तो मतलब कम से कम खुशी की खबर बता देता हूँ ना, वो जो आखिरी 3-4 लाइनें रह जाएंगी वो पढ़ने के बाद हमारा 50% सिलेबस खत्म हो चुका होगा। 50% लेवल ही खींच दिया आप लोगों ने। अवाम में खुशी की लहर दौड़ गई, अवाम जोश में है। आए जी, मैंने कहा अब सैटरडे नहीं हमने ऑन करना। अच्छा जी इधर इधर हमारे सिलेबस में एक इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम है 5 नंबर का एरिया, एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है जो कि 45 से 55 नंबर का एरिया है, एवरेज लें तो तकरीबन 50, और फिर अदर लॉज हैं। अदर लॉज की आई कि अपनी अजीब सी वेटेज रखी है 35 से 52, मतलब 35 से 55 कर दे या कुछ और इस तरह से उन्होंने मार्जिन रखा है कि उधर कम करना हो तो कर लें। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का 45 से 55 की वेटेज देने से जो फील आती है वो ये है कि उनका 50 नंबर का मूड है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, और फिर बाकी 5 नंबर वहां से पूछ लिए लीगल सिस्टम से, और 45 नंबर वो पूछ लें अदर लॉज से। अदर लॉज में पार्टनरशिप है, नेगोशिएबल है, और इस दफा 6 नए 2-2, 3-3 सफे के लॉज ऐड हुए हैं, वो तो मजा आएगा। जनवरी के एंड तक हम ना सिर्फ सिलेबस खत्म कर चुके होंगे बल्कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को भी दोबारा से सारा रिवाइज कर चुके होंगे इंशाल्लाह ताला। जब आप लोग मैच्योर हो चुके होंगे उस वक्त तक आप लोग सीरियस भी होंगे, उस वक्त क्लास में बच्चे आ भी रहे होंगे। हमने आधा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो आधे से भी कम बच्चों के साथ पढ़ा, अवाम ऐसी गायब हुई थी, और जो वापस आते जैसे पूछो कहते सर डेंगू हो गया था, मैं महीने के लिए घर चला गया था।
या तो शायद यहाँ आसपास कोई रिजर्वायर है डेंगू का। सारे ही बच्चों की एक ही रीजन थी, सिर्फ इस क्लास से होता है। हाँ वाकई ऑडिट के बच्चे इतने कम नहीं हुए, ये बात सही है। लेकिन कमती लॉ तो वो बेचारी पहली बड़ी छोटी सी क्लास थी, वो तो बिल्कुल बिल्कुल ही तबाह हुई हुई होती है, उसमें तो कोई नजर ही नहीं। और वो तो ये तो फिर ऑनलाइन क्लास है, चलो बच्चा घर भी होगा बाद में वो रिकॉर्डेड देख लेगा, वो तो ऑनलाइन भी नहीं हो, तो खाली फिजिकल क्लास है, उसमें रिवीजन ले लेंगे। उन्हें पता है सर ने तो दो बार कराना ही कराना है। ठीक है जी, आए फिर बस इसको खत्म करते, मैं आपको ज्यादा परेशान नहीं करता। कॉन्ट्रैक्ट का इम्पॉसिबल होना और होता है और डिफिकल्ट होना और होता है। वर्ड इम्पॉसिबल में और वर्ड डिफिकल्ट में फर्क है। अगर एक बंदा कहे अब बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए परफॉर्म करना, मुश्किल हो जाएगा, तो ये इम्पॉसिबल नहीं है और इससे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं हो जाएगा। अब ये मुश्किल कब हो सकता है? अगर वो कहे यार पीछे से रेट बहुत महंगा हो गया है, अब मैं क्या करूं, दुनिया में आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, क्या करें, हम मजबूर हो गए। एक कीमतें बढ़ी, दूसरा डॉलर हमने बढ़ा दिया, हम उसका तो जिक्र ही नहीं कर रहे, हम उन कीमतों का जिक्र करें। जब उन कीमतों को डॉलर के कन्वर्ट करके महंगे रेट से करते हैं तो हमें लगता है कि पाकिस्तान जो है वो उसको सबसे महंगा पेट्रोल मिल रहा है, वो सबसे सस्ता पेट्रोल दे रहा है। तो ये जो दूसरा मल्टीप्लायर वाला फैक्टर है, इस पे कोई ध्यान नहीं देता कि डॉलर भी हमने खराब किया है, जिसको 100 से हम 170 और 70 भी अब कहाँ, अब तो 80 की तरफ सफर है उसका बड़ा तेजी से। बैठे बैठे हमारी 80% चीजें महंगी हो गई, और ना होती तो हमें पेट्रोल थोड़ा सस्ता मिलता, तो ये इतने बुरे हुक्मरान नहीं है, आपको अच्छे रेट पे दे देते। अच्छे लोग हैं, बस थोड़ा सा बकौल इमरान खान उसने कहा 5-1 साल का टाइम हमें और मिल जाएगा तो चीजें थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी। ये जो वो केपीके में था, उन्होंने कहा था कि जब पूरा पाकिस्तान हमें मिल जाएगा तो चीजें बेहतर हो जाएंगी। अब पूरे पाकिस्तान मिल गया तो उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान वाले वेरिएबल तो आ गया, अब थोड़ा सा टाइम और ज्यादा मिल जाएगा तो चीजें बेहतर हो जाएंगी। ठीक है जी, तो भरोसा रखें, घबराना नहीं है आपको। जब वोट किया है तो फिर अब बर्दाश्त भी करना पड़ेगा। कौन? अच्छा नहीं, उन्होंने कहा जी लेने हैं। देखिए मैं तो खुद इमरान खान का वोटर, मैंने विजन को वोट किया था, तो काश इमरान खान को वोट कर दिया होता, मैं तो उसके विजन को वोट किया था, तो बस वो विजन बेचारा हवा में उड़ गया। तो इमरान खान जो है वो इंशाल्लाह परफॉर्म करेगा, उसे थोड़ा सा टाइम मिल जाए, उसे थोड़ा समझना पड़ेगा पाकिस्तान के सिस्टम को। अच्छा विजनरी आदमी है, मेरे ख्याल में गवर्नमेंट में ऐसा बंदा जरूर एक आध वजीर के तौर पे जरूर होना चाहिए। फॉरेन मिनिस्टर, कम्युनिकेशन मिनिस्टर, ऐसा मिनिस्टर जो कि अच्छी स्ट्रेटेजी से बड़े मजेदार काम कर सके, और जो बेचारा जो खुद सोचे वो इम्प्लीमेंट भी कर सके। प्रॉब्लम है कि वो अच्छा सोचता है लेकिन वो नीचे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता, क्योंकि नीचे इंसान तो वही है ना सब, तो वो सिस्टम को उस तरह से नहीं लेके चल पाता। तो उस इंसान की इरादे पे बहुत ज्यादा डाउट नहीं है, उसके बस अप्लाई करने का जो तरीका कार है उस पर थोड़े से डाउट्स है। तो इंसान अच्छा है, हमें तो अच्छे इंसान भी नहीं मिले थे, कम से कम अच्छा इंसान मिल गया, अल्लाह करे आगे परफॉर्म करना भी शुरू कर दे। अभी तक खाली अच्छी परफॉर्मेंस से चल रहे थे, अच्छे इंसान नहीं थे। अब तजर्बा किए, इंसान अच्छा करके देखते हैं, परफॉर्मेंस आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह करे बेहतर हो जाए। तजर्बा नाकामयाब हुआ तो कोई बात नहीं। शाहिद आफरीदी जी, आपने शाहिद आफरीदी को जहन में रखना है, हो सकता है आपको अचानक से कहीं सियासत में नजर आना शुरू हो जाए। जी नहीं, असल में चूंकि वो भी क्रिकेटर है ना, और वो मतलब वो भी अपने जमाने का एक मशहूर क्रिकेटर रहा है। अच्छा परफॉर्मर था या नहीं था, मशहूर क्रिकेटर जरूर था, इसमें भी फर्क होता है। वो साल में एक अच्छा मैच खेलता था शायद आफरीदी और मशहूर हो जाता था, और अगले 4 सेंचुरियां करके मशहूर नहीं हो पाते थे। तो कुछ लोग मशहूर ज्यादा होते हैं, तो वो हो सकता है वो जो मशहूर ज्यादा है वो जरा ज्यादा नजर आ जाए लोगों को वोट डालते हुए। जी, तो मैंने वोट डालने का जिक्र किया यार। इम्पॉसिबल नहीं, मुश्किल। मुश्किल कैसे? रेट महंगा हो गया। रेट महंगे होने से हम बहुत दूर निकल गए थे, वापस आते हैं टाइम फिर भी नहीं गुजरा। मैं कहा शायद 1:45 तक पहुंच जाए तो मैं जरा इज्जत से चला जाऊं कि पूरा टाइम गुजारा और बच्चों को पढ़ा के गए। तो हुआ ये कि रेट महंगा हो गया। या फर्ज करें ए ने बी से कहा था मैं तुम्हें ऑरेंज सप्लाई करूंगा 1 किलो, और फिर बाद में सी से कहा यार देखो मैंने आगे 1 किलो ऑरेंज देने, तुमने मुझे टाइम पे दे देना ऑरेंजेस, और सी भाग गया। क्या बी का कोई कसूर है? तो अगर ए सी पे रिलाई कर रहा था और सी दौड़ गया तो ए फिर भी बाउंड है, ये परफॉर्मेंस इंपॉसिबल नहीं हुई है, मुश्किल हो गई है। अच्छा अगर धरने हो,
लॉकआउट्स हो, हंगामे हो, सोशल डिस्टरबेंस हो, तो इससे कॉन्ट्रैक्ट मुश्किल हो जाता है, इम्पॉसिबल नहीं होता। हाँ, पार्टीज आपस में शुरू में तय कर सकती हैं कि हंगामे, लड़ाई झगड़े, सिविल डिस्टरबेंस और इस तरह की चीजों से कॉन्ट्रैक्ट की सेहत पे क्या असर पड़ेगा। तो मुश्किल हो जाना, कम प्रॉफिटेबल हो जाना इज नॉट इम्पॉसिबल हो जाना। तो आपने इम्पॉसिबल पे कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करना है, तो हम ये कहते हैं कि ये एक्सक्यूजेस एक्सेप्टेबल नहीं है जो नीचे दी हुई है। नीचे दी हुई चीजों को सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी नहीं कहेंगे। सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी बाद में आने वाली इम्पॉसिबिलिटी, तो इसको हम बाद में आने वाली इम्पॉसिबिलिटी काउंट नहीं करेंगे। इफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स डिफिकल्ट, मोर कॉस्टली और लेस बेनिफिशियल, तो हम ये नहीं कहेंगे ये इम्पॉसिबल हो गया, ये पॉसिबल है, बस बंदे का नुकसान हो रहा है इसमें। अगर कॉन्ट्रैक्ट कमर्शियली अनवाइबल या नॉन प्रॉफिटेबल हो जाए, हालात ऐसे हों कि उसको कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने में फायदे की बजाय नुकसान हो रहा हो, क्या कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होना इम्पॉसिबल हुआ है? नहीं। तो अगर उसको नुकसान हो रहा हो या उसके लिए मुश्किल हो गया हो या उसका खर्चा बढ़ गया हो, ये चीजें उसको इम्पॉसिबल नहीं बनाती। थर्ड पार्टी ने डिफॉल्ट कर दिया, जिसके काम पे प्रोमिसर रिलाई कर रहा था, उसने थर्ड पार्टी से माल लेके देना था, वो भाग गई थर्ड पार्टी, इसका तो कोई कसूर नहीं, जो इसका प्रोमिस ही है, तो ये इम्पॉसिबल नहीं काउंट होगा। स्ट्राइक्स, लॉकआउट, सिविल डिस्टर्बेंस, अनलेस पहले से तय किया हुआ हो कि भाई अगर ऐसा हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, ये चीजें होने से कॉन्ट्रैक्ट खुद ब खुद इम्पॉसिबल नहीं हो जाते। स्ट्राइक्स का मतलब क्या होता है? धरने वगैरह। लॉकआउट, जैसे वो करता था शेख रशीद का, जैसे आता था जला दो, घेरा दो, बंद कर दो, इस्लामाबाद को लॉकडाउन कर देंगे, वो वाला। वो उस वक्त करता था, उस वक्त ये बातें सही होती थी, अब जो करता है उसे जेल में डाल देते हैं। तो स्ट्राइक्स, लॉकआउट, सिविल डिस्टर्बेंस, वो जिसमें बिल जला दिया जाता है। तो अगर आपको कभी भी भूल रहे हो कि ये सब क्या है, तो आपने सोचना है कि 2018 से थोड़ा सा पहले क्या क्या होता रहा, 2016 के आसपास, तो जो वहां हुआ है उससे कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज नहीं होता। वजीर आजम उतर जाता है, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज नहीं होता। पार्शियल इम्पॉसिबिलिटी ऑफ सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट में 5-6 चीजें, उनमें से कोई एक आध चीज इम्पॉसिबल हो गई, वो भी थोड़ी सी, तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट फारिग नहीं होगा। रूल क्या है? रूल ये है कि वो चीज अलग हो सकती हो, तो जितना थोड़ा सा पोर्शन इम्पॉसिबल हुआ वो परफॉर्म नहीं होगा, लेकिन बकाया सारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो परफॉर्म हो जाएगा। यानी कॉन्ट्रैक्ट में 20 शर्तें, उन 20 शर्तों में से 20वीं शर्त में से एक चीज इम्पॉसिबल हो गई, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप जो है फौरन से खुशी का नारा लगा दें और कहें लो जी पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो गया। बस उतनी चीज परफॉर्म नहीं होगी जो इम्पॉसिबल होगी, और बाकी सारा परफॉर्म हो सकता है। तो आज हमने पढ़ा है कि 3 तरीके से डिस्चार्ज हो सकता है। एक तरीका तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वो जो अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस वाला है उसको तो इग्नोर कर दें। टेक्निकली आज हमने सिर्फ 2 तरीके पढ़े हैं डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के। एक ये कि पार्टीज बाहमी रजामंदी से कॉन्ट्रैक्ट में कुछ तब्दीलियां कर लें। नोवेशन था, नया कॉन्ट्रैक्ट आ जाए, अल्ट्रेशन था, उसमें तब्दीली कर लें, रेसिशन था, उसको कैंसिल कर दें, रेमिशन था, उसमें डिस्काउंट दे दें, वेवर था, आप वो अपना राइट छोड़ दें। इन 5 में से कोई भी एक काम करेंगे, पिछला वाला कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। फिर हमने कहा कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल या इलीगल बाद में भी अगर हो जाए तो भी डिस्चार्ज हो जाता है। उसके हमने 4 ऑप्शंस पढ़े, और फिर ये हमने पढ़ा कि ये 4-5 बातें अगर हो तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं लिया जाएगा कि जो परफॉर्मेंस है वो इम्पॉसिबल हो गई। डन। किताब के पेजेस फिर भी मैं एहतियातन बता दूं ताकि किसी के पास ये गिला ना रहे कि सर ने बताया नहीं। 34 पेज पूरा, और 35 में कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रेसिशन ऑफ वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट से ऊपर ऊपर। जब कल यहाँ पे आएंगे सेटिंग पे, फिर आपको बताऊंगा ये हमने पहले से पढ़ी हुई है, वो मैंने आपको कल बताना है। ठीक है जी, तो कल इंशाल्लाह ताला इस चैप्टर पे एक आखिरी जर्ब मारने के लिए इकट्ठे होते हैं। अपना ख्याल रखें।